हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ब्रेन वेन में। आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो प्रीवियस क्लासेस में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखो, आयनिक बॉन्ड बेसिकली कैसे बनता है। जब एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो एक मेटल जो नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो उस केस में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो देखो, मेटल जो होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेनर होता है। यानी मेटल जो चाहता है वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करे और पॉजिटिव बन जाए, और जो नॉन मेटल होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करे और कैसा बन जाए, नेगेटिव। तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन जो लूज किया वो ट्रांसफर हो जाता है किसके पास, प्रो पी ब्लॉक एलिमेंट यानी नॉन मेटल के पास चला जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड जो होता है हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। तो आयनिक बॉन्ड का बनना किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखो, आयनिक बॉन्ड कितनी आसानी से बनता है डिपेंड करता है कि ये कैटायन जो है, सोडियम जो है, इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज कर देता है, और ये जो क्लोरीन है वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो कितनी आसानी से कैटायन और एनायन बनते हैं उस चीज पर आयनिक का बॉन्ड का बनना डिपेंड करता है। तो आसानी से बनेंगे, आसानी से कैटायन बन जाएगा और आसानी से एनायन बन जाएगा, तो उतनी आसानी से हमारा ये बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड का बनना दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, कि कितनी आसानी से हमारा आयन बन रहा है, कैटायन और एनायन। तो देखो, कैटायन का बनना, कि जब कैटायन कब बनता है, जब किसी एटम में से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कैटायन। यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। और दूसरा, जो नॉन मेटल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर लेगा। तो सिंपल सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए भी कुछ एनर्जी देनी या लेनी पड़ सकती है इसको, इस एटम को। तो उस केस में हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो एक में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी देनी है, एक में इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे में गेन कराना है तो एनर्जी देनी है, लेनी है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि आयनिक जो सॉलिड होते हैं उसमें एटम्स जो हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं क्रिस्टल लैटिस में। तो देखो क्या है, हमें पता है कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, एटम के अरेंजमेंट से बना हुआ होता है ना, एटम्स अरेंज होते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक एक अजम्पशन है कि एटम जो होते हैं अरेंज होते हैं बस। बट आयनिक सॉलिड में किस तरीके से अरेंज होता है, यानी कोई सॉलिड जो बनता है, क्रिस्टल जो बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो देखो, हमें पता है कि सेल जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी सेल से छोटा कोई इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा ये सब चीजें आ जाती हैं। तो क्योंकि सेल के रिपीटिशन, सेल से क्या बनता है, टिश्यूज बनता है, टिश्यूज से फिर मिलके क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। इसी तरीके से कोई भी आयनिक सॉलिड जो होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट के रिपीटिशन से बनता है जिसको हम बोलते हैं सेल, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और यूनिट सेल को हम केमिस्ट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब से। तो इस यूनिट सेल के बार बार रिपीटिशन से हमारा क्या बनेगा, पूरा सॉलिड, आयनिक सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये यूनिट सेल है, ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, इससे छोटा क्या होगा, एटम होगा। तो ये यूनिट सेल पे एटम यहां पर होंगे। एटम्स कैसे अरेंज होंगे, यहां पर होंगे, यहां पर। तो एक क्यूब में जो कॉर्नर्स हैं वो एक तरीके से ये जो है ये लैटिस पॉइंट है, यहां पर एटम प्रेजेंट होगा, यहां पर एटम होगा, इस कॉर्नर पे एटम होगा, यहां पर हो सकता है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और इसके फेस के सेंटर पे भी हो सकता है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, बट इस विद इन ए क्यूब होगा। और इसी क्यूब के रिपीटिशन से हमारा पूरा क्रिस्टल आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो जो क्यूब हमने बनाया है, तो हमें पता है आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव होता है। तो यहां पे मान लो सोडियम आयन है, सोडियम, और यहां पर कौन है,
क्लोरीन, तो देखो सोडियम है तो अगेन यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्या हुआ, क्लोरीन। इस तरीके से एटम अरेंज होते हैं और ये फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है। इसी के रिपीटेशन से पूरा आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में यानी क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट किस टाइप से है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो वहां पे दो चीजें हैं, चार्ज और साइज ऑफ द आयन। इनका मतलब ये है कि चार्ज कितना है, जो ये क्यूबिक यूनिट सेल बना, ये यूनिट सेल है, यहाँ पे जो सोडियम रखा हुआ है, क्लोरीन रखा हुआ है, इनके बीच में चार्ज हमें पता है, चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इसी तरीके से साइज क्या है, साइज पे भी डिपेंड करेगा। अगर एटम बहुत बड़ा है तो यूनिट सेल का साइज भी उसी के हिसाब से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनको अकोमोडेट करने के लिए यूनिट साइज, इसका साइज बड़ा होगा अगर एटम बड़े हैं तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो आयनाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। एक एटम को आयन बनाने का मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो किसी भी मेटल, और मेटल कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, मतलब नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, किसी बॉन्डिंग में नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी नॉन बॉन्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड नहीं होना चाहिए, सोडियम क्लोरीन के साथ नहीं होना चाहिए, ये इंडिविजुअल सोडियम होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में। क्यों, देखो सोडियम अगर सॉलिड फॉर्म में है तो अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर इसको हीट दोगे, एनर्जी दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी नहीं निकलेगा। अभी क्या होगा, पहले मेल्ट होगा, फेज ट्रांजिशन होगा, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सॉलिड से भी जाएगा लिक्विड में। तो जो अभी इनिशियल एनर्जी दी है वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए दी है। अब इसको दोबारा एनर्जी दोगे और एनर्जी दोगे और एनर्जी दोगे तो ये लिक्विड से गैस में चला जाएगा, ठीक है। अब गैस से क्या होगा, अब जो एनर्जी दोगे, इस एनर्जी का इस्तेमाल इस गैस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए होगा। तो ये जो एनर्जी हुई सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये हमारा कंट्रीब्यूटरी नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा आयनाइजेशन एनर्जी में। इन एनर्जी को हम अलग नाम से जानते हैं, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एटम हमारा आइसोलेटेड होना चाहिए, नॉन बॉन्डिंग होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, आउटर मोस्ट शेल, हम हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, बीच वाले को ऐसे थोड़ा ना कि बीच में से कहीं से भी इसको खींच लिया, ठीक है, क्योंकि हम आउटर मोस्ट से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको निकालेंगे, इसके सारे निकल जाएंगे, फिर अंदर जा सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल से किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब हुआ क्या, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना इजी और कितना डिफिकल्ट है। तो अगर मैं बोलता हूं आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे रहा है ना, यानी न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक है, इसलिए आसानी से लूज कर दे रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ हमें यह बताता है कि कितना इजी और हार्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है। तो अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। तो लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही आसान होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि बॉन्ड वीक है, उसको तोड़ना उतना ईजी होगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उतनी ही आसानी से पॉजिटिव चार्ज बनेगा और उतनी ही आसानी से हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया। तो अभी हमने बात की, देखो कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, अब उसके बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो क्या होगा कि एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, देखो इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक गैसियस एटम में से पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन, मान लो सोडियम ही था, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, और ये पॉजिटिव बन गया। इस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी आई इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर सोडियम का जो मोनोवैलेंट, जो मोनो पॉजिटिव आयन बना, इसमें से अगेन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन गया 2 पॉजिटिव। बट ऐसे बनेगा नहीं, 2 पॉजिटिव होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, ठीक है। जस्ट एक समझने के लिए देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन, अभी या एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी और दूसरी होगी, इसको बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सा केस लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में से गैसियस है, देखो आइसोलेटेड
गैसियस एटम है एल्यूमिनियम का, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी 580 एनर्जी देनी पड़ी। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है। ये प्रोसेस आयनाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है, यानी एनर्जी हमें देनी पड़ती है। इसी तरीके से सेकंड एनर्जी, अब सेकंड एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है एल्यूमिनियम प्लस में से। तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तो यहां पे देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 580 था, यहां पे 1815, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ अभी देखेंगे। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जो मोनो पॉजिटिव कैटायन बना है हमारा, ठीक है, उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, ताकि वो डाई पॉजिटिव बन गया कैटायन। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया। तो देखो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है, यानी अगर मैं कहूं आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो होगा उससे ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने का, और फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? देखो, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जब हम किसी भी एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, मान लो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर देखो कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स था। ठीक है, अब जब इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, क्योंकि देखो ये आउटर मोस्ट में था तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स कम होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो अब बचे इनर वाले। ठीक है, जस्ट इन केस इसमें देख लेते हैं इनर का। तो अब रेडियस क्या हो गया? कम हो गया। अब न्यूक्लियस, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इनमें से एक को निकालना है, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग होगा। फोर्स अभी इस केस में स्ट्रांग हो जाएगा। जब फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी हम समझेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। देखो, अभी हमने देखा कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो। तो इस न्यूक्लियर पे चार्ज कितना है? जितने इसमें प्रोटॉन हो गए, मान लो कि 5 प्रोटॉन है, तो इसका बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 5। बट यानी इसका तो न्यूक्लियर चार्ज का यहां से क्या मतलब है कि ऐसे समझो कि इस न्यूक्लियस में 5 लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? 5 लोग बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो देखो, यहां पर तो ये 5 लोग डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों के बीच में रिपल्शन है, तो इतना ज्यादा मैटर करेगा नहीं। अब बट जब इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की बारी आएगी, यानी ये इनर इलेक्ट्रॉन और ये आउटर मोस्ट, जब इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की बारी आएगी तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन होगा, यानी इनर इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुश करेंगे, बाहर की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तरीके से शील्डिंग, एक कवर की तरह, बैरियर की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूक्लियस में 5 लोग बैठे हुए थे इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, अब वो 5 की ताकत नहीं लग पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 लोग थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का। तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मान लो कि 2 लोग जो है इन 2 इलेक्ट्रॉन में बिजी हो गए, इन दोनों को खींचने में। अब बचे कितने? 3 लोग। अब 3 लोग इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि न्यूक्लियर पे जो चार्ज था वो इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से खत्म हो गया, कम हो गया। कितना कम हो गया? मान लो कि 5 था न्यूक्लियर चार्ज, अब 2 बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2, अब कितने? 3। तो अब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो गया, अब 3 के इक्वल है, तो यानी अब कम फोर्स से खींचेगा। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे इनर इलेक्ट्रॉन, ये, तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये आउटर मोस्ट वाला तो खत्म हो गया, तो अब ये सीधा क्या है? इसके साथ इंटरेक्शन में इसको खींचेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट तो खत्म ही हो गई, या तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसको आगे समझेंगे और अच्छे तरीके से। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो न्यूक्लियस जितना फोर्स लगा रहा था, ये इनर है और ये आउटर मान लो,
तो इस इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लग रहा है इस न्यूक्लियर चार्ज का, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि बीच में ये जो है न्यूक्लियर चार्ज को कम कर दे रहे हैं। तो अब हम न्यूक्लियर चार्ज टर्म यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि 5 अगर न्यूक्लियर चार्ज है, 5 लोग हैं, बट क्योंकि बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये 2 लोग जो है न्यूक्लियस वाले इसमें बिजी हो जाएंगे। अब सिर्फ 3 लोग ही खींचेंगे इसको, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है मान लो, तो देखो सिंपल सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन को अभी भी ये रिपेल कर रहा है, बट इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन था, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन था। अब क्योंकि ये निकल चुका है, अब सिर्फ ये बचा, तो एक रिपल्शन तो कम ही हो गया ना। तो इस तरीके से सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल यहां देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अगर बेरिलियम में देखें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 899, सेकंड कितनी है 1757, थर्ड कितनी है देखो बहुत ज्यादा है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है। इसका मतलब एनर्जी हमेशा एटम को देनी पड़ती है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये हमारा एटम है, अगर एटम को हम एनर्जी दे रहे हैं तो ओवरऑल एनर्जी, एटम का एनर्जी कंटेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक एनर्जी दी। बट अगर एटम में से एनर्जी निकल जाए, ठीक है, लूज हो जाए, एटम में से एनर्जी लूज हो जाए, तो इसका एनर्जी कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा हमारा। तो इसमें बोलेंगे कि एटम ने एनर्जी लूज कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो कि जैसे अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना की तरफ से फरियाद, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है वो उसके एलिमेंट ये हैं, उसमें देखोगे डाउनवर्ड आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। तो ये सारी चीजें देखेंगे कि किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइज ऑफ एटम का मतलब क्या है, देखो अगर साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो साइज बड़ा होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहां से और यहां से, ठीक है, यहां से यहां बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स वीक हो जाएगा, फोर्स वीक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज, अभी हमने बात किया कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, यानी न्यूक्लियस में कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे और उस ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है ना। इसको भी डिटेल में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो हमें पता है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जितने भी नोबल गैसेज हैं हमारे, वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पूरे अक्रॉस द रो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम होती है, वो किसकी होती है, नोबल गैसेज वाले की। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का टाइप कैसा है, इसका मतलब क्या है कि 2 चीजें होती हैं, ये न्यूक्लियस है हमारा और ये इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्डिंग किस टाइप का दे रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितने पास है। देखो एक एस होता है, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल, फिर एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है ना, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर, यानी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फिर उसके बाद पी और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बट कम होगा एज कंपेयर टू एस। फिर डी और एफ। तो ध्यान से देखो, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा अपोज करते, सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यानी शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, एस ऑर्बिटल। इसी तरीके से उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाले। तो एस ऑर्बिटल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा शील्डिंग होगा, यानी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा कम हो जाएगा। यानी अगर यहां पर लगने वाला फोर्स, यहां पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो मान लो 5 लोग थे न्यूक्लियस में बैठे हुए, यानी 5 न्यूक्लियर चार्ज था, तो उनका ज्यादा ध्यान इसमें चला जाएगा, इनको खींचने में। ठीक है, ये ज्यादा रिपल्शन, यानी ये भटकाएंगे इसको, एक बैरियर की तरह काम करेंगे, तो आउटर मोस्ट पे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसका यानी पेनिट्रेशन इफेक्ट, यानी न्यूक्लियस से कितना पास है। और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
और न्यूक्लियस के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही वीक हमारा ये फोर्स होगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। अब मान लो कि ऐसा कर लो कि भाई 100 लोग हैं न्यूक्लियस में, यानी प्रोटॉन 100 है, न्यूक्लियर चार्ज 100 है, और बीच में आगे 50 इलेक्ट्रॉन, बीच में आगे 50 इलेक्ट्रॉन, तो भाई 50 तो इन्हीं में बिजी हो गए, अब बचे सिर्फ 50, अब सिर्फ 50 खींच रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो कम हो गया ना। तो ये चीज हमें देखनी है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो देखो साइज, हमें पता है कि किसी भी कॉलम में टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जो होता है साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है। तो अगर हम दो ले लेते हैं, लिथियम ले लेते हैं और पोटेशियम ले लेते हैं, तो लिथियम और पोटेशियम का जब साइज बड़ा होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का रेडियस बहुत ज्यादा है, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा होगा, मोर डिस्टेंस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। तो जब वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। बट अगर स्मॉल साइज है तो ये डिस्टेंस कम होगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा। तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, क्योंकि बड़ा साइज हो रहा है तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। अब ऐसे सोचो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस में जो लोग बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, और जिस रस्सी से खींच रहे हैं वो बहुत लंबी रस्सी हो गई, तो उसके टूटने का डर क्या है, वो टूटना इजी है ना। जितनी ज्यादा लंबी रस्सी होगी, न्यूक्लियस में बैठ के जो लोग जिस रस्सी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, वो ये जो रस्सी है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये रस्सी जितनी ज्यादा लंबी होगी टूटने का डर उतना ही ज्यादा है, यानी आसानी से टूटेगा, और रस्सी जितनी छोटी होगी उसका टूटना उतना ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ऐसे याद रखो कि अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो रस्सी है, जो बंधी हुई है, फोर्स है, वो क्या होगा, टूटना ईजी है, यानी रस्सी वीक है, यानी फोर्स हमारा वीक है। तो रस्सी मतलब बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, रस्सी होता है, बांधते हैं उसी से। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे थे, तो देखो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो होता है साइज क्या होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे साइज बढ़ता है। और एक ग्रुप में जब डाउनवर्ड जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। यानी अगर यहाँ पे एक ऑर्बिट था, एक शेल था, अगले में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो देखो क्या है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। अब इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मोर शील्डिंग होगी, यानी ये वाले जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, कम करेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स, ओवरऑल रस्सी, तो रस्सी वीक हो गई हमारी। ठीक है, रस्सी पे लगने वाला फोर्स वीक हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। और हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट का जो स्ट्रेंथ है बाई ऑर्बिटल, सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करता है, एस ब्लॉक के, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो हमें पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देखो एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। जबकि डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। अब 3 हो गया, अगले में 4 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, जबकि पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहता है। नंबर ऑफ शेल सेम है तो अब क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। अगर 11 है तो इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उसी की वजह से साइज छोटा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो बढ़ रहा है। तो अगर मान लो कि इसमें पहले 5 लोग थे जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और ऑर्बिट शेल कौन सा है, वही वाला, एक मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन है सेकंड वाले में। इसी तरीके से अगला जो एलिमेंट होगा इसी पीरियड में, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 लोग होंगे न्यूक्लियस में खींचने वाला, ऑर्बिट वही होगा सेकंड। इस इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो देखो पहले 5 लोग खींच रहे थे, अब 6 लोग खींच रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है ना, तो इसलिए इसका साइज छोटा हुआ, क्योंकि जब 6 लोग खींच रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को और नजदीक तक खींचेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के और ज्यादा पास होगा। तो जब हम अलोंग द पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब डाउनवर्ड जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम टू टॉप हमारा क्या होगा,
इंक्रीज होगा। तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियस में लोग इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ज्यादा है ओवरऑल, ठीक है। इफेक्टिव, तो देखो इफेक्टिव हम क्यों बोलते हैं, अगर सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इन्हीं को खींचना है बस, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन है वो इतना ज्यादा है नहीं। बट अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब हमारे पास जो 5 लोग थे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, 2 तो भटक गए, 2 इनमें बिजी हो जाएंगे, अब बचे हमारे पास 3, तो ये हो गया इफेक्टिव। इनर की वजह से कुछ हमारा जो फोर्स है वो वेस्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों को इसको रिपेल करेंगे, तो इस रिपल्शन की वजह से क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा, न्यूक्लियस की तरफ आने नहीं देगा, तो न्यूक्लियस को और ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट लोग तो उतने ही है ना, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब काम के लोग न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं रस्सी से, वो ज्यादा है। काम के लोग की बात करें, काम के लोग, न्यूक्लियर चार्ज मतलब लोग, और ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब काम के लोग, मतलब जो बाहर वाले में लगे हुए हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने में जो लगे हुए हैं वो हमारे काम के लोग हैं। बाकी जो सिर्फ इनर वाले को खींच रहे हैं वो हमारे काम के नहीं है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितनी जितनी ज्यादा फोर्स से खींचोगे इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ, उतना ही स्मॉलर साइज होगा उसका। क्लियर हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हमेशा ध्यान देना, काम के लोग न्यूक्लियस में ज्यादा होंगे। जब काम के लोग न्यूक्लियस में ज्यादा होंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रस्सी से बहुत स्ट्रांगली खींचेंगे। जब स्ट्रांगली खींचेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमें पता है कि जो नोबल गैसेज होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होता है, उनका ऑक्टेट फुल्ली फिल्ड होता है ना, और हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, देखो लीना की रब से फरियाद, तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को कंपेयर करें तो इनका आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम हो रही है। बट अगर यहां पे देखोगे यानी ये टेंडेंसी तो होगी, तो हीलियम का सबसे ज्यादा है, फिर नियोन का, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में, किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? उसके 18th कॉलम के एलिमेंट के, मतलब नोबल गैसेस का, नोबल गैसेस का सबसे टॉप पे रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस वाला है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उस केस में हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो क्या है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो 2s है, सेकंड ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, 3s क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो हमें पता है कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, और मैग्नीशियम में से भी इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो बीच में है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से हैं, एस ऑर्बिटल के हैं, पी ऑर्बिटल के हैं, डी ऑर्बिटल के हैं, एफ ऑर्बिटल के, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, इस इलेक्ट्रॉन को जो लूज यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है कि बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो तो डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ज्यादा 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 स्क्रीनिंग कांस्टेंट, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बट ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर ये एस ब्लॉक के ऑर्बिटल है, मान लो 3 ही सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल के बीच में आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा शील्डिंग प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू पी के कंपैरिजन में। तो जब ये ज्यादा शील्डिंग देगा तो यहां पर फोर्स ज्यादा वीक होगा, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, बेसिकली न्यूक्लियस में जो लोग प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, आउटर मोस्ट को या इनर को, उनको बेरोजगार कर देता है, उनको बिना काम का कर देता है, ठीक है, उनको निकम्मा कर देता है। तो यहां पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो ये ज्यादा न्यूक्लियस में जो लोग प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको ज्यादा निकम्मा कर देगा। मतलब अब मान लो 10 लोग थे तो अब 5 को इसने निकम्मा कर दिया, 5 लोग ही खींच रहे हैं तो कम हो गया ना। तो
एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मोर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू पी, डी एंड एफ। इसी तरीके से तो देखो फॉर एग्जांपल यहां पर ये न्यूक्लियस है और ये तो कॉपर का एटम है, तो यहां देखो 3d10 और 4s1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है 4s और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इससे पहले 3d, कौन सा ऑर्बिटल है 3d। तो देखो ये 3d ऑर्बिटल है। और पोटेशियम का अगर देखोगे तो 3p6 और 4s1, आउटर मोस्ट क्या है s1 ही है, 4s1 ही है, बट इससे पहले कौन सा है 3d है, 3p है। p तो हमें पता है p जो है मोर शील्डिंग प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल, क्योंकि p जो होता है न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स जो है इनमें वेस्ट होगा एज कंपेयर टू इसके। तो क्योंकि p है बीच में, शील्डिंग p की वजह से हो रहा है, तो मोर शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू 3d। तो जब ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, ये ज्यादा बैरियर, ये ज्यादा निकम्मा कर देंगे, तो न्यूक्लियस में जो बैठे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं वो निकम्मे हो गए, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट और इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, कम फोर्स से खींचेंगे। अब क्योंकि यहां पर 3d है और लेस पेनिट्रेटिंग, लेस शील्डिंग इफेक्ट है, इसका मतलब ये इन लोगों को इतना ज्यादा निकम्मा नहीं करेंगे। इसका मतलब काम क्या है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अभी भी अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पे मोर अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, और यहाँ पे लेस अट्रैक्शन है, मोर शील्डिंग है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव होगा या डिफिकल्ट से होगा। तो ये था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।